अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी और हसनात मलिक। आज दोनों हम मिलकर तजिया करेंगे मौजूदा अदालती महाज, अस्करी महाज, सियासी महाज, सफारती महाज की सूरत हाल पर। और हम आगाज़ करेंगे आज वो केस जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत नहीं हो सकी, और ये केस था मखसूस नशस्तों का, जिसमें 11 जजों ने मखसूस नशस्तों के हवाले से अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू करनी थी। और 11 जजेस में से एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फैमिली में एक फौतगी होने के बायस आज ये बेंच नहीं बैठा, और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। उसके अलावा जो अब बात चल रही है कि 26 जून को एक केस की समाअत होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो है 190 मिलियन पाउंड का केस। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से उनकी सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है। और आपको याद होगा ये मामला 16 जून को गया था, और फिर उसके बाद 26 जून को अब ये इसकी हियरिंग होनी है, तो वो भी चंद दिनों बाद है। फिर आज की अहम ख़बर ये भी है कि 9 मई की ज़मानत की दरख्वास्तें, 9 मई हमलों की ज़मानत की दरख्वास्तें लाहौर में 8 मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो थी, उनके लिए ज़मानत की दरख्वास्तों की समाअत आज शुरू हुई। तवक्को की जा रही थी कि आज कोई फ़ैसला होगा, मगर ये समाअतें भी मुलतवी होगी और ये मामला कल पे चला गया है। और जजमेंट जो है वो महफूज हो गया, कल सुनाई जाएगी। कल इसका फ़ैसला सुनाया जा रहा है। और फिर आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास हुआ है। कौमी सलामती कमेटी में आज अमेरिका की तरफ से ईरान पे किए गए हमलों के ऊपर तशवीश का इज़हार किया गया है। एक दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने मज़म्मत की थी इन हमलों की। और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास भी होने जा रहा है यकम जुलाई को यकम जुलाई को, और मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से। और ये इजलास जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसमें जजेस के जो बज़रिया तबादला उनके सीनियरिटी में रद्द-ओ-बदल किया गया था, उसका मामला भी फिर 5 रुकनी आईनी बेंच ने ईवान सदर की तरफ उछाल दिया था कि अब ईवान सदर ये तय करेगा कि तबादले आर्जी हैं, मुस्तकिल हैं, या उनकी सीनियरिटी क्या है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हसनात मलिक साहब, मैं मुख्तसरन मखसूस नशस्तों के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि लगता ये है कि जितनी हुकूमत को जल्दी थी उतनी ही वो कुछ ऐसा हुआ खुदा का करना कि शायद वो समाअत नहीं हो सकी। और ये मखसूस नशस्तों का केस ऐसा है कि जिसके अंदर इस बात के इम्कान नज़र आ रहे थे कि बहुत से जजेस यू टर्न लेंगे, बहुत से जजेस जो हैं पहले लेफ़्ट टर्न जिन्होंने लिया था वो राइट टर्न लेंगे। और जो पिछला फ़ैसला है 12 जुलाई का, जिसमें 80 से ज़ायद पीटीआई को नशस्तें दी गई थी, लगता ये है कि चूँकि अब इस बेंच में ऑथर जज जस्टिस मंसूर अली शाह को भी शामिल नहीं किया गया, जस्टिस मुनीब को भी नहीं किया गया, जस्टिस अतम अल्लाह को भी नहीं किया गया, तो ये जो 2 साल की इतनी मेहनत है ये तो ज़ाया हो जाएगी अगर मखसूस नशस्तों का 12 जुलाई का फैसला बरकरार रहा। जी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या तकसीम है 11 जजेस की? क्योंकि है तो ये 13 जजेस का बेंच, जैसा आयशा जस्सा अकील अब्बासी ने तो डिसमिस कर दी थी इलेक्शन कमीशन नून लीग पीपल पार्टी की नज़रसानी। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या तकसीम है और ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए जी, मतीउल्लाह जान साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को जल्दी थी। मेरा ख्याल है कि इस केस में हुकूमत से ज़्यादा जजेस को जल्दी है। आपने देखा होगा जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को अक्टूबर से वो केसेस की समाअत कर रहे हैं, लेकिन इस केस में वो बड़ा एग्रेसिव भी हो रहे हैं, जल्दी भी दिखाई दे रहे हैं। और इवन फैसल सिद्दीकी को वो तो चाह रहे थे कि जब हज पे जाएँ तो उससे पहले वो ये कौमी फरीज़ा सरअंजाम दे के जाएँ, मजहबी फरीज़े से पहले। मजहबी फरीज़े से पहले कौमी फरीज़ा, लेकिन वो नहीं हो सका। वो फैसल सिद्दीकी साहब और फिर दूसरे राइट लेफ्ट जो जजेस थे उन्होंने भी कहा कि जी हम तो फिर टोटली हम चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी, तो थोड़ा सा ज़रा ये है कि चलने दें आगे। तो खैर वो मामला चला गया। अब ये केस जो है ये बज़ाहिर लग रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब ने आधा घंटा आर्गूमेंट करना है, उसके बाद हामिद खान साहब ने, फिर अटार्नी जनरल और जजमेंट रिजर्व हो जाना है, क्योंकि अब जजों की गर्मियों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं, जजों ने बैरून मुल्क भी जाना है। मे बी वो NOC ले लिया हो याहिया अफरीदी साहब से, अपनी लोकेशन भी उन्होंने शेयर करनी होगी। अब तो आपको पता है कि जिस तरह याहिया अफरीदी साहब ने जो SOPs मुरतब किए हैं कि जज जब छुट्टी पे जाएगा तो वो पूरा लोकेशन एड्रेस सब कुछ शेयर करेगा, और किसी टाइम पे भी छुट्टी उसकी रिवोक हो। ये रूल्स उन्होंने बना दिए। जी SOP पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कुछ अमेंडमेंट हुई है कि जी प्रेसिडेंट
किसी को इनकार भी कर सकते हैं जज को कि भाई आप नहीं, जिस तरह मंसूर अली शाह साहब को लेकिन ये इनकार। इख्तियार तो अब चीफ जस्टिस अब देखें ना, दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पे रूल्स बने। एक ये बना कि आपको याद होगा कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपना जो मिनॉरिटी व्यू था वो अपलोड वेबसाइट पे किया, बड़ा ज़बरदस्ती करवाया ये जो भी। उसके बाद एक खबर छपी कि जी वो अब जो हेड है बेंच का, वो जब कहेगा उसके बाद बेंच आप अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे, आपका जो ऑर्डर है इसके अलावा नहीं हो सकता। अब इवन इतलात ये हैं कि ये जो जजेस का जो बेंच पे ऑब्जेक्शन है रिजर्व सीट के केस में, इस पर मंदोखेल साहब ने अपना नोट लिख दिया है, लेकिन आइनी बेंच के सरबराह जब जो है वो रजामंदी का इजहार करेंगे तो तब वो जो है वो पब्लिक होगा वेबसाइट पे। तो अब ये है कि इसे वो एक सूरत हाल हुई तो रूल तब्दील हो गए। अब यही है कि मंसूर अली शाह साहब ने बैरून मुल्क जाना था सऊदी अरब, तो छुट्टी नहीं दी गई। तो अब ये है कि जी हमने जो SOPs और रूल्स बना दिए, और ये रूल्स हो ही नहीं सकता जो प्रेसिडेंशियल आर्डर में तब्दीली और SOP बने हैं, ये यही अफरीदी साहब की तरफ। चलें वापस आए ना, तो अब मखसूस मखसूस नशिस्तों के क्या केस तकसीम क्या है आपके? देखें, मखसूस नशिस्तों के केस में मतुल्ला जान साहब 12 जुलाई का फैसला तो नहीं बच रहा किसी सूरत में भी, क्योंकि वो एक फैसला इस वक्त यतीम हो गया। जैसे आयशा मलिक अगर इस बेंच में बैठी होती तो वो सूरत हाल डिफरेंट होती। वो और अकील अब्बासी साहब को वो तो कहते हैं कि हमने इनकार नहीं किया, हमें बेंच से निकाला गया, ये जो भी। अब उसके बाद जो है ये 11 जज हैं। इस 11 में आपने देखा कि जो ओरिजिनल बेंच वाले 2 जज बैठे हैं, दोनों समधी मोहम्मद अली मदर साहब, हसन रिजवी, जिधर एक जाएगा उधर जाएगा, यही तारीख हमें बताते। मोहम्मद अली मदर साहब बड़े क्लियर हैं, वो फैसले के हक में उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, और उनकी आप बैकग्राउंड अपने फैसले के देखिए उन्होंने भी मोहम्मद अली मदर साहब ने रिसेंट पास में बड़े फैसले 3 किए। 13 जनवरी का खत और नहीं जो फैसला था बल्ले वाला, उसको साइन किया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल को इंडोर्स किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो प्रेयर थी वो नहीं मानी। अब चौथा, वो अपना जजमेंट रिवर्स करके तो वो उम्मीदवार बनाए नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी हैं, तो क्या वो उनका इमेज क्या बनेगा, वो स्ट्रांग होंगे, ये बात। अब आप ये कहें कि 12 जुलाई में, मेरा ख्याल है 12 जुलाई का फैसला तो कोई भी नहीं जज उसको इंडोर्स करेगा। ये बड़ा एक मुआवजा हो जाए कि ये करें, या मोहम्मद अली मदर साहब, हसन रिजवी साहब भी चुप हैं। हालांकि वो जब काजी फैसा जब केस सुन रहे थे मेन, उस वक्त बोलते थे, अब वो कोई ऐसा रिमार्क नहीं दे रहे। अब है मंदोखेल फार्मूला। जमाल मंदोखेल साहब ने जो कहा कि जी जिन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर में PTI का जो वो एफिलिएशन दायर की है वो 39 अलहदा हैं, उसको PTI वाला डिक्लेयर कर दें, बाकी जो है वो उन्होंने इंडिपेंडेंट थे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल नहीं सकती, 39 के हिसाब से रिजर्व सीटें दे दें। तो वो फार्मूला अभी वो जो फार्मूला मेरा ख्याल है जिंदा है, और उस फार्मूले का पर्पज़ ये है कि उस वक्त भी लोग कहते हैं कि वो फार्मूला हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल था। मेन पर्पज़ तो मतीउल्लाह जान साहब ये मखसूस नशिस्तों के केस का है कि आइनी तरमीम के लिए 2/3 ताकि पार्लियामेंट में पूरी की जाए, नेशनल असम्बली में 209 या 10 हैं। काजी फैसा ने भी 3 री-काउंटिंग करवा के नून लीग को सीटें दिलवाई। हालांकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आर्डर को करके लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सेटअप साइड करके 3 विकटें गिराई PTI की। अब ये अगर जो मंदोखेल फार्मूले के तहत 2/3 नेशनल असम्बली में बन सकती। मंदोखेल फार्मूला अब क्या पोजीशन है? दूसरा है अमीनुद्दीन खान साहब का व्यू कि जी ये फैसला ही गैर नहीं है, और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि ये माल गनीमत जो 78 सीटें हैं ये नून पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों में तकसीम कर दें। PTI वालों ने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन किया तो इनको मिल नहीं सकती, तो ये माल गनीमत। अब माल गनीमत वाले में मोहम्मद अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उनके साथ को ऑथर थे नईम अफगान। हालांकि नईम अफगान साहब ने 3 बड़े फैसले किए। 9 मई में लोगों को जमानतें दी, सेनेटर एजाज चौधरी को। इसके बाद ये जो कल आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से केस में भी उन्होंने डिसेंट किया। मिलिट्री कोर्ट में भी सिविलियन ट्रायल को उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नईम अफगान को ऑथर हैं, अब मेरे ख्याल है वो जाएंगे अमीनुद्दीन खान साहब के साथ। अब अमीनुद्दीन खान साहब के साथ उनसे मुतासिर कौन हो सकता है? जो है आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में है तो उसमें कलीदी रोल अमीनुद्दीन खान साहब का था। अली बाकर नजवी साहब को किसी जज ने वोट नहीं दिया सिवाय अमीनुद्दीन खान साहब। ये 2 वोट मेरे ख्याल है पक्के ही बनते। तो आपके ख्याल में पहले जिस तरह 3 किस्म के फैसले आए थे, जिसमें मेजॉरिटी ने 80 से ज़्यादा सीट PTI को देने का कहा, फिर जमाल खान मंदोखेल फार्मूला था 39 सीटों का, फिर 2 जजेस ने कहा कि बिल्कुल ही नहीं, ये तो नून लीग को जानी चाहिए। तो ये 3 किस्म के जो फैसले हैं अब भी हो सकते हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान जो हैं वो अपने फैसले पे डटे रहेंगे,
और अगर वो डटे रहेंगे तो फिर वो जमाल खान मंदोखेल के साथ जाके लगता है कि जमाल खान मंदोखेल का फार्मूला फिर प्रिवेल करेगा। और जो नए छह जजेस का रुझान क्या है, वो जो नए देखिए जमाल मंदोखेल साहब का जो फार्मूला है उनके साथ बज़ाहिर ये लग रहा है कि हाशिम काकड़ साहब होंगे। हाशिम काकड़ साहब और जमाल मंदोखेल, क्योंकि बलूचिस्तान में बताया जाता है कि रवायत है कि जो सीनियर जज फैसला करे दूसरे उसके साथ हो जाते हैं, वो मशर हो जाता है। मतलब दूसरा काजी फैसा के साथ हर मामले में मंदोखेल साहब ना चाहते हुए भाई यार तारीख है हमारी रवायत है तो वो कबायली सिलसिले में हम हालांकि 63 में भी साथ देती। अच्छा वो कि उनका जजमेंट था, उनको दिल भी नहीं कर रहा था कि वो को आथर जज वो जो मेन अमीनुद्दीन मुनीब अख्तर को हटा दिया, लेकिन फिर भी कर अब दो वो हो गए और मोहम्मद अली मदर और हसन रिजवी, क्योंकि मोहम्मद अली मदर साहब के बारे में इतलात हैं कि पहले ये मंदोखेल फार्मूले पे थे, फिर ये चेंज हुए, फिर ये इधर आए, फिर जब देखा कि वहाँ मेजॉरिटी होगी है तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद अली मदर साहब, हसन रिजवी और ये दो हाशिम काकड़ और मंदोखेल। अच्छा जजमेंट लिखेगा कौन? मंदोखेल साहब ही लिखते। अच्छा जो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब के अमीनुद्दीन खान साहब के पास, जो मैं जैसे बताया ना कि नए जजेस हैं 6 नए, वो अमीनुद्दीन खान साहब जी नए, मतलब उनमें ये नून लीग को जाएंगे, उनमें अगर 6 में कोई डिसेंड करे तो बड़ा मुश्किल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अब सलाउद्दीन पंवर है, दूसरी क्या नाम है वो जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, शाहिद बिलाल हैं, और इसके अलावा जस्टिस जो वो आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी। तो इनमें मुझे तो कोई नहीं लग रहा कि कोई जो अमीनुद्दीन खान साहब से हटे। इसका मतलब ये नून लीग और पीपल पार्टी को सीटें देने पे तुले हुए हैं। अगर ये 7 हो जाते हैं तो 7 से अमीनुद्दीन खान की उनकी मतलब मेजॉरिटी हो जाएगी। अच्छा तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदर तो रह गए। फिर ये अलग बात है कि सब कन्विंस करें कि भाई हमें जो है ना सबको चाहिए कि हम मंदोखेल फार्मूले को करें अडाप्ट, थोड़ी सी इज्जत भी सबके मामलात हो जाएंगे। लेकिन बात यह है मतीउल्लाह जान साहब, इस केस के साथ 27वीं तरमीम जुड़ी हुई है और 27वीं तरमीम के बेनिफिशरी जो जजेस होंगे वो उनके लिए फिर यही होगा ना जिस तरह, तो वो कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है कि वो 2/3 कैसे मेरा ख्याल है कि पूरी। अच्छा इस केस के साथ सिर्फ 27वीं तरमीम नहीं जुड़ी, ये जजेस के जो ट्रांसफ़र और सीनियरिटी वाला केस है वो भी जुड़ा है। वो कैसे? अब जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने जो ताख़ीर की ना, मतलब बगैर कोई डिसीजन ही नहीं लिया कि सीनियरिटी कैसे तय होगी। उनका जी सदर ममलकत इसको नए सिरे से देखें और या तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करें जो उनका अख्तियार है जजेस की टर्म्स एंड कंडीशन और पे अलाउंसेस के हवाले से, और या फिर नोटिफिकेशन में डाल दें कि भाई ये जज परमानेंट है नहीं है और इनकी सीनियरिटी कब से शुरू होगी, ये नहीं कि एक नए सिरे से सारा काम शुरू होगा। तो उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने डिले कर दी अपनी फाइंडिंग कोई नहीं दी बट डिस्पोज ऑफ कर दिया इन फॉलोइंग टर्म्स। और वो इसलिए फाइंडिंग नहीं दी कि जब तक ये मखसूस नशस्तों का केस आ जाएगा तो 27वीं तरमीम के अंदर हो सकता है ये हुकूमत जो है 2 तारीख तो आपको पता है जैसे तैसे करके पूरी करती है, तो उसने सिर्फ ये सीनियरिटी भी मामला भी 27वीं तरमीम में तय हो जाएगा और तबादले वाला मामला भी 27वीं तरमीम में तय हो जाएगा। मतलब वो आइन का हिस्सा बना देंगे। तो फिर क्या होगा, फिर 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आना शुरू, 26वीं की अभी तक सुनी नहीं गई, 27वीं की तरमीम हो जाएगी। खैर मतीउल्लाह जान साहब 27वीं में तो बहुत कुछ हो रहा है, सुना है आईनी अदालत बन रही है, एहसन बून बड़े अरसे से मुतालबा कर रहे हैं और वो हुकूमत में उनकी बड़ी एक से है, वो कहते हैं आईनी अदालत बनाए। अब इन जजेस के साथ क्या, अब कुछ जजेस आईनी अदालत में चले जाएंगे, फिर एपलेट कोर्ट बताया जा रहा है वो एक नहीं होगी, हर हाई कोर्ट की अलग एपलेट कोर्ट होगी। ये भी बता रहे हैं कि एक जो ड्राफ्ट है वो ये है कि एपलेट कोर्ट 4 बनाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खत्म कर दी, हर सूबे की अलग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को अपने अपने सूबों में भेज दिया जाए। और आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हर सूबे की अपनी सुप्रीम एपलेट कोर्ट हो? जी वो सुप्रीम हाई कोर्ट से ऊपर एक होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की जगह आईनी अदालत आ जाएगी। आईनी अदालत ये एक ड्राफ्ट है। देखिए पिछली दफा भी 8-10 ड्राफ्ट बने थे, तो फिर एक मैं आपको एक और बात बताऊं, हो सकता है कि आइन में तरमीम करके जो हाई कोर्ट्स हैं वो हर सूबे की सुप्रीम एपलेट कोर्ट हो जाए जी, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो फिर आईनी अदालत बन जाए। मतलब वो नॉमेनक्लेचर की बात है ना, वो कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मामला आएगा या नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऊपर एक एपलेट कोर्ट अलहदा होगी, लेकिन जो आईनी अदालत है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब एपलेट कोर्ट जो है वो एक नहीं 4 जगह अगर रखते हैं और हर सूबे में रखते हैं
ताकि इस्लामाबाद में कोई अदालत उस तरह का रोलर रप्पा हो ही मतलब वो नहीं। सिर्फ आईनी मामला यहाँ सिर्फ आईनी दिमाग हों जो आइन की तशरीह करने वाले हों, और आईनी बेंच ने माशाल्लाह हुकूमत को इतना मुतमईन किया है कि यही जज मुझे लग रहा है कि इनमें से ही आईनी अदालत बेंच में होंगे। यानी आपका मतलब आईनी ये कि अदालत ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जी। ये सुप्रीम कोर्ट के कफन में आखिरी कील ठोक के रिटायर होने जा रहे हैं। देखें, बात यह है मदुल्ला जान साहब, सबसे अहम केस मंसूर अली शाह साहब ने भी जिक्र किया, वो है 26वीं तरमीम का। जब आईनी बेंच इसकी तख्लीक अंडर क्वेश्चन है कि ये तख्लीक ठीक हुई है गलत हुई है, जो बेनिफिशरी हैं वो केस ही नहीं लगा रहे, सारे केस लगा रहे हैं। वो केस जब तक डिसाइड नहीं होगा, मुझे बताएं आप कि वो आईनी ये 26वीं तरमीम का केस लग जाता तो मे भी कोई 27वीं तरमीम। जैसे मंसूर अली शाह ने खत भी अभी जो खत लिखा है 10 जून का जी खत जी है, जी जी जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पहले वो 26वीं यानी तरमीम का केस डिसाइड करें, उसके बाद आईनी बेंच की तश्कील या तश्कील नो करें, जी जी उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट करें। जी तो जैसे मंसूर तो बड़े कंसिस्टेंट हैं, बड़े क्लियर हैं अपने बिल्कुल। view में। लेकिन याहिया अफरीदी साहब क्योंकि खुद वो तीसरे नंबर के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, तीसरे नंबर से 50 जज उन्होंने भर्ती करवा दिए इस निज़ाम से, नए निज़ाम में। और जो जज भर्ती हुई हैं इनमें बड़े बड़े दिमाग वाले, वो सार साहब जो रियाजत सार सिंध हाई कोर्ट के, और कई मतलब बड़े बड़े दिमाग जो हैं, वो बार को भी हिस्सा मिल गया, नून को भी मिल गया, पीपल्स पार्टी को भी मिल गया, ANP को भी एक आध मिल गया। नहीं मिला तो जुडिशरी के जो जज है ना, इनमें कोई ऐसा ही नहीं। हाई कोर्ट में तो कुछ जजेस ने थोड़े बहुत अपने जज एक दो शामिल करवा लिए, तो एग्जीक्यूटिव ने अपने बंदे भर्ती करवा लिए हैं अदलिया में 50, जब से ये 26वीं तरमीम आई। और याहिया अफरीदी साहब डिले और किसी काम में करें ना करें, सीट खाली होती है फौरन मीटिंग बुलाते हैं और हुकूमत की मर्जी का वो जज अपॉइंट हो जाता है। अब 1 जुलाई को मीटिंग हो रही है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान की। आपको पता है कि जनवरी से एडाकिज्म चल रहा है सिंध हाई कोर्ट में, एडाक चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस सॉरी, सिंध पेशावर हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस अतीक शाह जो दूसरे नंबर से उनको एक्टिंग बनाया, और उन्हीं को ही कन्फर्म के चांसेस हैं कि परमानेंट बना दिया जाएगा। सिंध में मसला बना हुआ है कि वहाँ तो जो मेरी एक बात हुई है जुडिशल कमीशन के मेंबर पे, वो कहते हैं जी वो तो पीपल्स पार्टी के हवाले, जो कहेगी उसको जज चीफ जस्टिस बना दें। बलूचिस्तान में कामरान मुल्ला खेल थे, उनकी जगह एक और हैं, उनको शामिल चीफ जस्टिस नंबर जूनियर को बना दिया गया, तो वहाँ भी उनको अब मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब। सरफराज डोगर साहब का जो मामला है वो अभी रुका हुआ है कि जो सदर पाकिस्तान है वो उनकी वो पहले जो सीनियरिटी है वो उसका तयन करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने यही फैसला किया जी, है, जी। रिमांड किया मामला सदर में। जी जी अच्छा, हम असनाद आगे चलते हैं। अब ये जो 9 मई के तनसीबात पे, फौजी तनसीबात पे हमलों के आज बेल मैटर थे, जी। इमरान खान के 8 केसेस थे लाहौर में, तो उसमें फैसला महफूज हो गया है। और क्या लग रहा है, मतलब बेल का तो एक ऐसा मैटर है कि इसमें तो फैसला महफूज, ये बड़ी अजीब बात नहीं लगती कि आप महफूज का, आप कहें बेल ग्रांटेड और बेल रिजेक्टेड, रीजन टू बी रिगार्डेड लेटर, इसमें कौन सी आइन की आपने तशरीह करनी है? इसमें सिंपल एक क्रिमिनल मैटर है, तो आपको क्या लगता है ये महफूज होने से मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा महफूज तो नहीं हो गया? मदुल्ला जान साहब, जो लग रहा है लाहौर हाई कोर्ट की अभी रिसेंट पास की तारीख है, उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई रिलीफ तभी मिलेगा जब हुकूमत चाहेगी। जजेस कौन है हाई कोर्ट में पता नहीं है? ये एक तो शहबाज रिजवी साहब हैं और एक कोई और हैं। देखें, मेरा ख्याल है कि अगर ये 9 मई में जमानतें हो भी जाएं, लेकिन इमरान खान की रिहाई तो नहीं होगी ना। रिहाई तो 190 मिलियन पाउंड के केस के साथ मुंसलिक, तो लेकिन ये केस इंपॉर्टेंट है। मेरी एक दो वकला से बात हुई, उन्होंने कहा जी लीगली तो केस हमारा स्ट्रांग है, लेकिन हालात हमारे ठीक नहीं, पॉलिटिकली है। हाँ, मतलब वो चीज़ है, वो जो पॉलिटिकल ट्रायल ये जो मामला है इसमें कितनी बदकिस्मती की बात है कि 2 साल बाद जमानत नहीं मिल रही, यानी वो वैसे एक स्टेचू में मेरा ख्याल है कि 2 साल मैंडेटरी है, 2 साल बाद तो वैसे हो जाती है जमानत। ये अब कहा जाएगा कि याहिया अफरीदी साहब की जजमेंट आ गई है कि 9 मई के 4 महीने में ट्रायल कंक्लूड करें, अब तो जमानत की जरूरत ही नहीं। आप ये देखें ना, अब जैसे ये 190 मिलियन पाउंड का 16 जून को केस लगा जी, अब 26 जून पे चलेगी तारीख जी, और ये आपको पता है ईद से पहले ये मामला शुरू हुआ था 5 जून का, फिर पता चला कि जनाब वो अब ईद के बाद चला गया। मुझे ये बताएं कि अब 26 जून को क्या हो सकता है, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर के तैनाती का भी मामला था, अब तक तो हो चुकी होगी जी, और जस्टिस सरफराज डोगर हैं और साथ में जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं जी, जी, जो DB हैं, जी। तो क्या फैसला आ सकता है? क्या सजाएं मुअत्तल हो सकती हैं, खासतौर पर बुशरा बीबी की जो सिर्फ 7 साल है? देखें जी, ये बड़ा एक मतलब
जो केस है बड़ा हमने देखा है कि जनवरी में फैसला हुआ, अभी तक पिटीशन सस्पेंशन की लगी है तो केस आगे चला नहीं। मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी को ज़मानत वैसे तो हो सकती है अगर कोई मामलात उनके कहीं हुकूमत में सेटल हों। हुकूमत के बगैर किसी को इमरान खान और बुशरा बीबी भूल जाएं, एग्जेक्टिव जब चाहेगी। देखिए मुझे बताएं, सरफराज डोगर साहब ने चीफ जस्टिस बनना है परमानेंट, 17 में से उनको हुकूमत को वोट चाहिए, हुकूमत के 8 वोट हैं, बल्कि 9 शौकत सिद्दीकी साहब को भी शामिल कर लिया गया है वो एक्ट मतलब एज ए जज के तौर पर। अब वो अगर हुकूमत को नाराज़ करके रिलीफ देंगे, मुझे ये बताएं उनको चीफ जस्टिस कौन बनाएगा परमानेंट? एक तसव्वुर बनता है ना मामला। ये जो आपने किया ना कि इस वक्त एडाकिज़म जो अदलिया में चल रही है कि जो जज हुकूमत को नाराज़ करेगा उसकी एलिवेशन नहीं होगी, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। इस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि 3 जजेस पे दौड़े लगी होती हैं मुख्तलिफ, खैर इस्लामाबाद में तो नहीं, और कि जी मुझे 8 वोट मिल जाए मैं चीफ जस्टिस बन जाऊँ। सिंध में यही सूरत हाल बनी हुई है, यही मे बी और किसी जगह। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मेरा ख्याल है कि 26 जून को ये केस लंबा होगा। जब तक परमानेंट चीफ जस्टिस डोगर साहब हो जाएंगे वो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन उससे पहले तो आप देखेंगे कौन सा केस उन्होंने केसेस प्रोलॉन्ग किए हैं। जब तक वो भी कहते हैं ना, मतलब है कि उनका कोई वो उनको लाया गया, बड़ी एम्बेरसमेंट है कि उनको परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, कब तक वो एक्टिंग रहेंगे? सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जुडिशल कमीशन का भी इजलास हो रहा है 1 जुलाई को। जी, इस पे बात हमने कर ली कि यकम को जो है मीटिंग, वो आपको डिसीजन इसमें हो जाएगा। जी 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 जी। वो सदर पाकिस्तान पहले तो वो उस पर क्या कहते हैं, क्या वो इनको सरफराज डोगर साहब को जो वो सीनियर मोस्ट डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन वो चैलेंज होगा। अब सदर अगर आखिरी दिन कर दें 30 तारीख और यकम को मीटिंग हो रही है, कम से कम ये तो हो ना कि 2-3 दिन पहले हो वो दूसरी साइड रिस्ट्रेनिंग आर्डर के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करे, ये जो भी चलें। अच्छा, आखिर में अब हम आते हैं थोड़ा अस्करी महाज की तरफ। वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अमेरिका के ईरान पे हमलों की जो है उसके ऊपर तशवीश का इज़हार किया गया जी। और बाकी तो ईरान के साथ खड़े हैं और इसराइल के हमलों की मजम्मत की गई है, अमेरिका के हमलों पे तशवीश का इज़हार किया गया है। लग ये रहा है कि काफ़ी इम्तियाजी। देखिए, बात यह है कि ईरान के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है ना, वो तयन अब उसका होना है कि अब फील्ड मार्शल साहब आए हैं अमेरिका के, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम अब हमारी क्या पॉलिसी होनी है। तो पता चलने गया तशवीश और मजम्मत में फ़र्क नहीं, वो थोड़ा देखें अमेरिका के मामले में जो मेरी समझ है, आपने भी DSS डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडी पढ़ी है, मैंने भी IR थोड़ा बहुत पढ़ा है कि आपने जो हमारी पॉलिसी हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना। अब ट्रंप साहब को खुश करना है क्योंकि उनको न्यूट्रलाइज करना है इंडिया के हवाले, लेकिन अब जो ये दूसरा महाज ईरान वाला शुरू हो गया, ईरान भी उतना ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वजह यह है कि ईरान के बाद जो बातें होती हैं कि इसराइल ने आपकी तरफ आना है, फिर बॉर्डर है आपके साथ, बलूचिस्तान में आपने अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो ईरान की सपोर्ट चाहिए आपको। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है कि अब जब एक जो माजी में जिस तरह अमेरिका हमसे कोऑपरेशन लेता रहा तो वो एक उम्मीद रखेगा। अब ये टेस्टिंग टाइम कि इसमें हम क्या करते हैं, किस तरह सूरत हाल, मे बी अमेरिकन भी इससे आगे ना जाएं स्विफ्ट स्ट्राइक। लेकिन अगर ये ईरान पे डिपेंड है कि ईरान आज हमला कर देता है और वो कोई अमेरिकन के किसी अड्डे पे कोई हमला होता है तो एस्केलेशन बढ़ेगी, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मसाइल बढ़ेंगे कि पाकिस्तान को इन हालात में किस तरफ चीज़ें चलनी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी तक तो यही कोशिश रही है, सिवाय वो जो नोबल प्राइज़ वाला थोड़ा ज़्यादा ही हो गई, खच बच गई। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो हमने जो पाकिस्तान के में चीज़ों को बैलेंस रखा है, चीन भी, अमेरिका भी और ईरान भी। लेकिन आगे जो आ रहा है ना 2 हफ्ते, वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि उनको वैसे। देखिए, ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ना जी, ये तने हुए रस्से के ऊपर एक सर्कस वाला बंदा तो कर सकता है, मगर जो हुकूमतें असूल पे चलती हैं, किसी प्रिंसिपल पे चलती हैं, वो कोई सर्कस वाला काम नहीं करती। उन्होंने काम असूलों पे करना होता है। तो ये जो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया है अमेरिकी सदर को, इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एटमी जंग रुक गई है उसका क्रेडिट सदर ट्रंप को दे रहा है। मगर साथ में पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भारत की आबी जाहरियत जारी है जी। हमारे पानी रोके हुए हैं, यानी जंग की हालत में हैं हम। तो अगर आबी जाहरियत भारत की जारी है तो फिर जंग तो नहीं रुकी, फिर तो सीज़फायर तो नहीं है, अमली तौर पे तो हम हालत जंग में।
तो फिर अगर हम अमली तौर पे हालत जंग में अभी जारियत भी जारी है तो फिर पीस प्राइस किस बात का? ये भी तो एक सवाल है ना। क्या हम अपने भरपूर हक़ दफ़ा से दस्तबरदार हो गए कि जो हम कहते हैं कि पानी रोकेंगे तो फिर ये तो ऐलान जंग है, तो क्या हम उस ऐलान जंग के बाद जवाब देने के हक़ से दस्तबरदार हो गए? मेरे ख्याल में हमें बात आपने की है कि हम थोड़ा ज़्यादा मीठा पड़ गया, ज़्यादा ही हो गया, तो थोड़ा सा। और दूसरा हमें, और मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और हमें अपने आप को ईरान के साथ मुवाजना नहीं करना चाहिए और ना ही हमें परेशान होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एटमी ताकत नहीं है, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं। और अगर ईरान की लेबॉर्ट्रियों पे हमला करके उनके प्रोग्राम को रोका जा सकता है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। ये इस तरह के हमलों से आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट को नहीं दबा सकते, ना ही ऐसे हमले आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फिर हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं एज आ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ईरान के पास शायद वो ऑप्शन नहीं थी। तो इसलिए अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अपने आप को जो है ईरान से बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में रख के हमें अपनी पॉलिसियाँ मरतब करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और बाकी तो अब देखें, तशवीश का इज़हार तो हमने कर दिया है, जी खुदा न खास्ता मामला। लेकिन अब डिपेंड है कि ईरान ने अगर कोई हमला किया और ख़ासकर गल्फ किसी स्टेट पे किया, हम कब तक तशवीश से काम चलाएंगे? हमें कहीं ना कहीं जाके एक बहुत वाज़ेह पोजीशन लेनी होगी। लेकिन और भी तो मतीउल्लाह जान साहब देखें ना कि ईरान के साथ अभी पूरी दुनिया में अगर जो हमारी पोजीशन है यही रशिया की है और यही चाइना की है, इसके अलावा और तुर्की की थोड़ी बहुत, और तो दूसरे ममालिक तो इस हद तक भी नहीं जा रहे। ये भी तो एक देखना है कि, और फिर इंडिया ने ईरान जो अमेरिका ने हमला किया उसको कंडेम भी नहीं किया। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि लेकिन ईरान के लिए भी इसमें बहुत सबक सीखने को है जी, क्योंकि माजी में ईरान भी जो है, कुलभूषण यादव कहाँ से आया, और मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें ईरान के लिए भी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये जो आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी में किया कि हमने एक्सपोर्ट करना है अपना रेवोल्यूशन, उससे हटके अगर आप ये इस तरफ रखते ना, आपने एयरफोर्स उस तरह मजबूत की ना, आपने एटम बम बना लेते, 25 साल से आपको अगर पाबंदियाँ थी तो कम से कम इस हद तक तो हो जाता ना कि एटम बम बना होता तो आज डेटरेंस होता, वो भी नहीं था। तो ये बड़ा उनके लिए, उनको भी देखना है कि हमने सोसाइटी को भी दबाया हुआ है, कौम तो फिर भी साथ हो गई है, लेकिन उनकी जो क़यादत है उनको देखना है कि हमने किस तरह चीज़ों को चलना है। और ये सिर्फ रिटोरिक जो हमारी है ना कि हम नेस्त नाबूद कर देंगे, फलां कर देंगे, इससे हटके को प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करनी होगी और खामोशी नहीं करनी होगी। अच्छा देखिए जी, हमें आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि फ़ौज के अंदर जब कोई प्लाटून जा रही होती है ना सड़क पे, तो आगे कोई पुल आ जाता है जी, तो वैसे प्लाटून जो है ना वो यक कदम एक आवाज़ के साथ चलती है, थप 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 थप। लेकिन जब पुल पे पहुँचते हैं ना तो उनको कहा जाता है कि यक कदम ना हो। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेसी का मुजाहरा करें, क्योंकि अगर वही यक कदम ठप ठप करके पुल से गुजरेंगे पुल गिर जाएगा। सही। तो ये जो यक कदम है ना, ठप ठप हर जगह नहीं चलती, और जो काम सफारतकारी है वो सफारतकारों को ही करने देना चाहिए, क्योंकि फिर पुल गिर जाते हैं, राब्ते टूट जाते हैं और नुकसान हो जाते हैं। तो बहरहाल हसनात मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, और मतीउल्लाह जान MJ TV से हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।